नमस्कार साथियों, मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं और मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और अपने सभी साथियों को हिंदी के बारे में कुछ कुछ बताता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। मित्रों, हिंदी व्याकरण में एक हमारा अध्याय है संधि। बहुत सारे मित्रों को ये संधि कहीं न कहीं कठिन लगती है और जब मैं स्वयं तैयारी कर रहा था उस समय मुझे भी लगता था कि ये संधि के सूत्र जो हैं वो बहुत दुखी करते हैं और कुछ समय याद रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है हम कहीं न कहीं सूत्रों में उलझ जाते हैं। जब मुझे बहुत तकलीफ हुई तो मैंने कोई तरीका ढूंढा और सोचा कि क्यों नहीं मेरे सभी विद्यार्थियों तक ये तरीका पहुंचा दूं ताकि उनको याद करना ही नहीं पड़े, स्वर संधि के सूत्रों को कम से कम उनको याद ही नहीं करना पड़े। उस तरीके से आज मैं आप सबको संधि के बारे में बताने वाला हूं, स्वर संधि के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए मित्रों, थोड़ा सा संधि की बात करते ही हम सीधे स्वर संधि के सूत्रों पर आज बात करेंगे और आज का ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो है। केवल स्वर संधि के सूत्रों को बस आप तक पहुंचाना है और आपको याद नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, जब हम संधि की बात करते हैं तो आप देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में इसको नहीं बताने वाला, केवल आप देखिएगा संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं साथियों? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला भेद जो देखें आप, पहला भेद होता है नंबर 1, पहला भेद है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा भेद है हमारा व्यंजन संधि। देखिए दूसरा भेद देखिएगा, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा भेद है साथियों, तीसरा भेद है हमारा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इन सारी संधियों पर विस्तार से बात हम टॉपिक में करने वाले हैं। आज का ये वीडियो स्पेशली केवल आपको स्वर संधि के सूत्रों को अच्छे से, है ना, आपको याद करवाना है या बस आपको ऐसे समझाना है कि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब आप देखिएगा स्वर संधि के इन सूत्रों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि के भेद होते हैं और कितने भेद होते हैं? 5, है ना। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते और विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं होते। ठीक है, अब आप देखिए स्वर संधि के जो 5 भेद है उसमें पहला भेद है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है मित्रों, दूसरा जो भेद है वो है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा जो भेद है मित्रों वो देखिएगा, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा भेद है आप देखिएगा, चौथा भेद हमारे पास यण संधि, यण संधि। और पांचवा भेद है साथियों, पांचवा भेद है हमारा अयादि संधि। ठीक है मित्रों, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान है कि 5 भेद होते हैं, है ना। लेकिन बात तब थोड़ी सी बिगड़ जाती है जब हम इनके सूत्रों को याद करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे से उसको रट लेते हैं। अब मैं रटवाना नहीं चाह रहा, आपको इस रूप में समझाना चाह रहा हूं कि इन 5 संधियों यानी स्वर संधि के 5 भेद के जो सूत्र है वो बिल्कुल आप रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। देखिए कैसे, मैं स्वर संधि के हमने भेद किए, पहला संधि के भेद किए स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के पुनः 5 भेद किए और देखिए आप, पहला भेद कौन सा है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा कौन सा है? अयादि संधि। आइए इन स्वर संधि के भेदों के सूत्रों को जरा हम देखते हैं और कैसे देखना देखिएगा। चलिए हेडिंग डाल रहा हूं, देखिएगा। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। चलिए लिखिएगा, स्वर संधि, संधि के भेद। तो मित्रों कितने भेद बताए थे? 5 भेद। हम सूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए एक छोटी सी सारणी बनाते हैं। अब हम इसको लिखने के आधार पर ध्यान में रखने वाले हैं। एक सारणी बना रहे, देखिएगा। सबसे पहले हमको लिखना होगा क्रम संख्या, दूसरा लिखेंगे संधि का नाम,
भाई संधि का नाम हमें लिखना ही है, संधि का नाम। फिर हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। फिर हम लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद। और फिर आप जानते हैं कि एक परिणाम आता है जब दो पद मिलते हैं तो परिणाम। ठीक है मित्रों, ये एक सारणी हम बनाने वाले हैं। पहला क्रम संख्या, संधि का नाम, प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। अब देखिए आप किस तरह से हम इसको देखने वाले हैं। पहली संधि हमारी स्वर संधि का जो पहला भेद है, क्या नाम है साथियों? दीर्घ संधि। अच्छा, क्या आपको पता है कि इसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो परिणाम है वो दीर्घ स्वरों में आते हैं, इसलिए संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। तो यहां हम छोटा सा कोष्टक में लिखने वाले हैं परिणाम दीर्घ में। इतना सा ही लिखना है याद रखने के हिसाब से, परिणाम दीर्घ में। ठीक है, फिर आप देखिएगा यहां एक इसकी विशेषता और लिखनी चाहिए हमको, वो लिखनी है समान स्वरों का मेल। किसका मेल है? समान स्वरों का मेल, समान स्वरों का मेल। मित्रों, ये सामान्य जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संधि में समान स्वरों का मेल होता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए दीर्घ संधि जो है उसमें समान स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमें वर्णमाला ध्यान में है, आपको अच्छे से ध्यान में है कि वर्णमाला में स्वर कहां से शुरू होते हैं? तो अ से शुरू होते हैं। साथियों बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं वो बस देखने का विषय है। आप देखेंगे अच्छे से तो आपको ध्यान में रह जाएगा। देखिए पहला स्वर कौन सा होता है? अ। ठीक है, इसके बाद कौन सा स्वर आता है? तो आता है आ। बिल्कुल ठीक। इसके बाद देखिए कौन सा स्वर आता है? ई। इसके बाद देखिए कौन सा स्वर आता है? ई। इसके बाद देखिए कौन सा स्वर आता है? उ। इसके बाद देखिए कौन सा स्वर आता है? उ। क्रम से हमने लिखा है अ, आ, ई, उ। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब आप देखिएगा, आपसे कोई कहे कि अच्छा बोल रहे हो, आप एक बार फिर से बोलिएगा वही चीज। कौन सी? जो हमने प्रथम पद में जिन स्वरों को बोला था, लिखा था, उन्हीं को फिर से लिखना है। तो आप देखिए हमें फिर से वही चीज रिपीट करनी है। अ, आ, ई, उ और उ। अब देख लीजिए आप, कितना सरल हो गया। प्रथम पद में जो स्वर आ रहे थे वही के वही स्वर किस में आए? द्वितीय पद में आए। संस्कृत के संदर्भ में बात करें तो यहां री और री भी प्रयुक्त होते हैं, लघु और दीर्घ री। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां लिख लेता हूं। हिंदी में इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैंने यहां पर लिख लिया है। तो आप देखेंगे अ, आ, ई, उ, री। और समान स्वर वापस से रिपीट कर दिए, अ, आ, ई, उ, री। तो दो पद हमारे तैयार हो गए। अब तो आप देखिए, हम जानते हैं कि संधि में हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्लिक करना पड़ेगा। तो आप ऑब्लिक कर लीजिए। ऐसे ऑब्लिक का अर्थ भाई ये भी आ सकते हैं, अ भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? आ भी आ सकता है प्रथम पद में। अब रही बात किसकी? परिणाम की। तो अब आप देखिएगा कि परिणाम किस में आते हैं, है ना। खास बात किसकी है? परिणाम किस में आते हैं। तो आप देखिए साथियों, कुछ भी नहीं करना आपको। परिणाम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? ये जो द्वितीय पद में जो स्वर दिख रहे हैं ना आपको, इनको यहां से कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, बस। अब आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो आप देखिए पीछे जो स्वर थे उनको हमने कॉपी किया और पेस्ट किया। मैं भी वही कर रहा हूं, देख लीजिएगा। उ और यहां दीर्घ री। ठीक है, जिसके दो गांठें आती है, एक ऊपर और एक नीचे, ये दीर्घ री है। ठीक है मित्रों, और आप जानते हैं कि संधि में हमें ये जो परिणाम है वो किस रूप में दिखते हैं? मात्राओं के रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि हमें नदीश लिखना है, तो नदीश ऐसे लिखेंगे। और इस शब्द में संधि है, ये पता कहां से चल रहा है? यहां बड़ी से। क्यों? क्योंकि बड़ी जो है वो किसी न किसी संधि का क्या है? परिणाम है, यानी दीर्घ संधि का क्या है? परिणाम है। तो मित्रों, ये जो सारे स्वर जो दिखेंगे परिणाम के रूप में, वो मात्रा रूप में दिखेंगे। कौन से रूप में दिखेंगे? मात्रा रूप में दिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे
तो री की मात्रा इस रूप में हमारे सामने डबल बार हमने बना लिया। तो ये हमारा दीर्घ संधि का सूत्र हुआ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ नहीं किया हमने, आप याद रखिएगा अ आ ई उ ऊ री सेम द्वितीय पद में वही चीज लिखनी है और बाद में क्या करना है, जो द्वितीय पद में आपने देखे जो दीर्घ स्वर है उनको यहां से कॉपी करके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हमसे कोई दीर्घ संधि का सूत्र पूछे तो हम कह सकते हैं समान स्वरों का क्या होता है, मेल होता है। कौन कौन से स्वर आते हैं, तो क्रम से अ आ ई उ री है ना, और इनका परिणाम किस में आएगा, दीर्घ स्वरों में। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। तो मित्रों ये दीर्घ संधि का सूत्र है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं भले इसको यहां से हटा दूं लेकिन आपके दिमाग में वो स्वर संधि का जो सूत्र है वो बिल्कुल दीर्घ संधि का बिल्कुल फिट हो गया होगा, है ना। नहीं तो अभी हम रिकॉल करेंगे क्लास खत्म होते ही वापस से। देखिएगा दूसरी संधि है ना, दूसरी संधि हमारी कौन सी है, गुण संधि। दूसरी संधि का नाम हमारा क्या है, गुण संधि। सारणी उसी क्रम में हम बना रहे हैं, गुण संधि। देखिए मित्रों गुण संधि की जब बात होती है तो एक बात ध्यान में रखना है कि गुण संधि में प्रथम गुण संधि में जो है वो समान स्वरों का मेल नहीं होता है। कौन से स्वरों का मेल होता है, असमान स्वरों का मेल होता है। तो आप सबसे पहले यहां पर लिख सकते हैं असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का मेल। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा हमको लिखना है कि परिणाम किस में आते हैं, तो आपको यहां लिखना है परिणाम गुण में आते हैं। मित्रों किस में आते हैं, परिणाम गुण में आते हैं, परिणाम गुण में। ठीक है, यहां संस्कृत में सूत्र होता है अदेंग गुण। ठीक है, हिंदी में केवल समझने के लिए हमें लिखना है एक मात्रा में आते हैं। परिणाम कितनी मात्राओं में आते हैं, एक मात्रा में, यानी हमें एक मात्रा शब्द में दिखेगी। ये केवल समझने के लिए, साहित्यिक रूप से नहीं बता रहा। आपको संधि का जो लक्षण है वो याद रह जाए, आप शब्द आए तो पहचान पाए कि इसमें कौन सी संधि है। तो ध्यान देना, अगर एक मात्रा अगर दिखती है तो उसमें कौन सी संधि हम मानेंगे, गुण संधि। ठीक है, प्रायः। चलिए अब बात करते हैं कि प्रथम पद में क्या क्या आएगा। तो आप देखिए प्रथम पद में क्या करना है, कुछ भी नहीं। पिछली संधि में हमने देखा था दीर्घ संधि में कि स्वर कहां से शुरू हुए थे, अ से। तो इसमें भी आप देखिए प्रथम पद में हम स्वर शुरू कर रहे हैं किससे, अ से। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए अ के बाद क्या आता है, तो आ आता है, ये भी ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा स्वर आता है, तो देखिए कितना सरल सा है, ई आता है, फिर ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर ऊ आता है और फिर री आता है, बिल्कुल क्रम से। अब बताइए कहां कठिन है, हमने तो स्वर लिखे हैं जो वर्णमाला में है और वो भी क्रम से लिखे, लेकिन लिखने के तरीके को थोड़ा सा बदल दिया है। अ और आ तो लिखे किसमें, प्रथम पद में लिखा हमने, अ और आ को किसमें लिखा, प्रथम पद में, और द्वितीय पद में क्या किया, उससे आगे की तरफ बढ़ गए हम द्वितीय पद में। ठीक है मित्रों, और आप देखेंगे कि यहां करना क्या है, कुछ भी नहीं। अ और आ के बाद हमने क्या किया, क्रम से बोलना शुरू किया और ई ऊ और री लिख लिया। अब देखिए अब क्या करना रहा, अब तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, इधर क्या करेंगे, ऑब्लिक करेंगे और ये एज इट इज है, यानी अ और आई है। प्रथम पद में हमेशा गुण संधि के या तो अ आएगा या क्या आएगा, आ आएगा। तो एक ही बार हमने लिख लिया। उसके बाद द्वितीय पद में देखिए ई और ई आ रहा है, ऊ और ऊ आ रहा है और री आ रहा है क्रम से। लेकिन हमें तो याद करने में बहुत सुविधा होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दीर्घ संधि में हमने क्या किया था, अ आ ई ऊ री प्रथम पद में। द्वितीय पद में क्या किया था, सेम, यानी वही अ आ ई ऊ री लिखा था। अब थोड़ा सा बदल दिया है, अ आ लिखा प्रथम पद में और उसके बाद क्या किया, ई ऊ और री किस में लिखा, द्वितीय पद में। तो आप समझ गए होंगे ये हमारा गुण संधि का सूत्र तैयार हो गया है। अब बात आती है परिणामों की। तो आप देखिए परिणामों में हम क्या करने वाले हैं। देखिए परिणामों की जब बात आती है तो आप याद रखिएगा कि यहां केवल एक एरो लगाएं आप, बस। अब आप देखिए केवल मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि कैसे हम स्वर संधि के भेदों के सूत्रों को सरलता से दिमाग में रख सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, एक तीर लगाना है। ये तीर तो हम लगा ही सकते हैं, और जब ये तीर लगाएंगे तो आप देखिए इस तीर का मतलब ये हुआ कि वर्णमाला में हमें री से ऋषि से आगे बढ़ना है। तो क्या आएगा बताओ मित्रों, ए आएगा। भाई री से ऋषि के बाद तो ए ही आता है।
अच्छा, ए से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, अय आएगा, लेकिन अय की मात्राएं कितनी गिनी जाती है, 2, इसलिए हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पहले ही एक हमारे सामने रेस्ट्रिक्शन है ना, एक बाध्यता है कि एक मात्रा में ही क्या आएंगे, परिणाम आएंगे, इसलिए अय नहीं लिखेंगे। अय से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, ओ, हम यहां लिखेंगे ओ। अच्छा, ओ के बाद औ आता है, लेकिन औ की मात्रा कितनी है, 2 है, फिर औ को नहीं लिखेंगे, अब तो स्वर ही खत्म हो गए। बस एक और आपको याद रखना थोड़ा सा, अर, क्या याद रखना, अर और हलंत है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात। तो गुण संधि का सूत्र देखिए, खेल खेल में तैयार कर लिया, अ आ ई उ री, और री के एक तीर लगाया, फिर लिखा ए ओ अर, और ये ध्यान है कि एक मात्रा ही आती है इसलिए। अच्छा, फिर आपसे बात हो रही थी कि ये सब जो है ना, ये जो है स्वर जो है परिणाम वाले, ये तो मात्रा के रूप में दिखाई देंगे, जैसे ए की मात्रा 1 होती है, इसी तरह से ओ की मात्रा जो है वो ऐसे 1 खड़ी लाइन, और अर की जहां बात करते हैं तो यहां मात्रा के रूप में आपको जो थोड़ा दिखेगा वो मात्रा के रूप में तो नहीं है, लेकिन आपको एक संकेत मिलता है, और वो मिलता है रेफ का। किसका संकेत मिलता है, रेफ का। जैसे मित्रों उदाहरण देखिएगा, बहुत सरल सा उदाहरण ले रहा हूं, गणेश, और हमसे कोई पूछे कि इस शब्द में संधि कौन सी, तो देख लीजिए एक मात्रा है एक ही, है ना। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, एक शब्द है सप्तर्षि, ऐसे ही आपको बता रहा हूं, सप्तर्षि, ठीक है। और इसी तरह से एक शब्द देख लीजिए, भले ही आप चाहें तो ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान, कहने का अर्थ यह है कि आप इन तीनों शब्दों को देखेंगे और इसमें संधि की पहचान करनी है, तो आप देखेंगे संधि की पहचान हम कैसे करने वाले हैं। तो संधि की पहचान परिणामों के आधार पर होती है। यहां पर आपको परिणाम देखो, रेफ दिख रहा है, और यहां पर भी देखिए एक मात्रा आपको दिख रही है, ठीक है मित्रों। तो यहां ये गुण संधि के क्या है, परिणाम है, ठीक है। मैं संधि विच्छेद करके भी इसका बता देता हूं। गण, ठीक है, देखिए गण, धन, ईश, मूल शब्दों की बारी है, ध्यान भी रखना है, ईश में ई बड़ा आता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए सप्त, धन क्या करेंगे, ऋषि, आप सूत्र ऊपर देख सकते हैं, उसी के आधार पर संधि विच्छेद कर रहा हूं, लेकिन मूल शब्दों की जानकारी हमें रखनी होगी। ग्रामोत्थान, ग्राम धन उत्थान, ये केवल आपको सूत्र याद करवाने के लिए ही है ना, आज की स्पेशली क्लास है। मैं पूरी संधि नहीं समझा रहा हूं, केवल सूत्र समझा रहा हूं आपको। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये गुण संधि का ये जो सूत्र है पूरा वो आपको याद हो गया होगा, है ना। कुछ भी नहीं करना है, आ ई उ री, और फिर एक एरो लगाया, फिर क्या किया, ए ओ अर, ये देखिए दूसरी संधि हमारी पूरी हो गई। सूत्र हमें ध्यान में रह गया, न तो दीर्घ संधि और गुण संधि आपस में कहीं मिक्स भी नहीं हो रही है, ठीक है मित्रों। देखिए तीसरी संधि की तरफ अपन बढ़ते हैं। तीसरी संधि है हमारे पास, देखिएगा तीसरी संधि है, देखिए वृद्धि संधि। देखिए नाम क्या है, वृद्धि संधि, और नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, वृद्धि होगी। और वृद्धि किसमें होगी, हमेशा स्वरों में होगी। साहब वृद्धि किसमें होगी, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी है, किसमें होगी, स्वरों में होगी। तो आप देखिए वृद्धि संधि की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां लिखना है असमान स्वरों का मेल। वो बात तो बिल्कुल है ही, असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का मेल, ठीक है मित्रों। और जब बात परिणाम की आती है तो आपको यहां लिखना है परिणाम वृद्धि में, परिणाम किसमें, परिणाम वृद्धि में, परिणाम वृद्धि में, ठीक है। अब सामान्य रूप से इस बात को समझें कि परिणाम कितनी मात्राओं में, 2 मात्राओं में, है ना। हमें तो समझ में आना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। साहित्यिक बातें भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो कहीं अपन अपने हिसाब से, है ना, कुछ संकेतों का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमें तो आने वाले ABCD या क ख ग घ में से सही विकल्प का चुनाव करना है ना, और उसके लिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। इसलिए साहित्यिक बातों के साथ साथ जहां जहां आवश्यकता पड़े, हमें इस तरह की स्थितियों का अगर उपयोग करना पड़े तो करेंगे, कोई बात नहीं। अब आप देखिए वृद्धि संधि का पहला पद क्या होता है, अब याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि वृद्धि संधि का जो प्रथम पद है वो गुण संधि वाला ही है, यानी गुण संधि का प्रथम पद और वृद्धि संधि का प्रथम पद एक ही है। तो अब क्या याद करना है इसमें बताओ। और हमें पता था वो क्या था, देख लो आप,
मैं एक बार फिर से आपको गुण संधि दिखा रहा हूं। गुण संधि का पहला पद कौन सा? अ और आ। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं कि पहला पद हम भी लिख लेते हैं अ और क्या लिखेंगे? आ। लेकिन बात आती किस पर कि भाई द्वितीय पद में क्या आएगा? अब फिर से आपको मैं गुण संधि की तरफ ले जाता हूं। देखिए द्वितीय पद में क्या आएगा तो आपको याद नहीं रखना है। देखो इसका द्वितीय पद क्या है? ई, उ और री। अब आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक तीर आपको यहां लगाना है बस, और तीर का मतलब समझ जाए आगे बढ़ो। किसमें? वर्णमाला में ही हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप सोचिए री से ऋषि के बाद क्या आता है मित्रों? बताओ क्या आता है? ए। बस, तो हमें आगे क्या करना है उसका पता चल गया। अब आप देख लो आगे हमें क्या करना है? ए लिखना है। ए के बाद क्या आता है? अय आता है। अय के बाद क्या आता है? ओ आता है। ओ के बाद क्या आएगा? औ आता है। बस हमारा काम हो गया, सूत्र तैयार हो गया, है ना। जबकि आप देखें कुछ भी नहीं, गुण संधि का सहारा लेकर वृद्धि संधि का सूत्र बना लिया। अब कैसे भूलेंगे? बहुत सारे बच्चे जब अ प्लस ई अ प्लस उ ऐसा रटते हैं और कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि परीक्षा है ना, और उस भवन में जब हम प्रवेश लेते हैं तो कई तरह के दबाव होते हैं और हमें कहीं न कहीं याद होते हुए भी भूल जाते हैं। इसलिए थोड़े तरीकों के साथ हम अगर याद करते हैं तो उस समय भी याद आएगा जब बहुत सारे बच्चे भूलें और हमें याद रह जाए। इसके पीछे कोई न कोई तरीका ढूंढना चाहिए साथियों। तो ये तरीका ही है। मैं खुद भूलता था, लेकिन तरीका ढूंढने के बाद अगर मुझे कोई रात में भी कह दे तो मैं संधि के सूत्रों को आराम से, अगर थोड़ी चेतन अवस्था में होऊंगा तो बोल दूंगा, है ना। इसलिए आपको उसी तरह से ट्रेंड करना चाह रहा हूं। देखिए अब क्या करेंगे? यहां प्लस लगाना ही है और इधर एज इट इज करना है, यानी अ और आई आएगा। ठीक है, इधर हम ऑब्लिक करेंगे, ये हमने ऑब्लिक कर दिया। अब देखिए बराबर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि परिणाम किस में आएंगे। तो मित्रों देखिए परिणाम कुछ भी नहीं करना, ये जो द्वितीय पद में स्वर दिख रहे हैं इनको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, जैसे हमने दीर्घ संधि में किया था। ये तो बहुत सरल है। फिर देखिए अय आ गया और इधर क्या आया बताओ? इधर आ गया औ। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए ये जो अय है वो शब्द में किस रूप में दिखेगा? संधि पद में मात्राओं के रूप में। और मात्राएं कितनी होती है? 2। वृद्धि संधि में मात्राएं कितनी होती दोस्तों? 2। ठीक है, इसी तरह से औ की बात करते हैं तो मात्राएं कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, औ की बात करते हैं तो मात्राएं कितनी होती है? 2 होती है। तो आप देखें ये हमारा परिणाम हो गया मित्रों। अब आप देखिए उदाहरण एक दे देता हूं। जैसे एक शब्द है हितैषी, देखिए 2 मात्राएं हैं। शब्द शुद्धि में बहुत मदद करती है ये संधि। ठीक है, और फिर देखिएगा एक शब्द है परमोज, 2 मात्राएं। अब आप देखिए जैसे इन शब्दों में हम 2 मात्राएं देखते हैं तो हम कहेंगे कि ये कौन सी संधि के उदाहरण है? वृद्धि संधि के उदाहरण है मित्रों। और देखें संधि विच्छेद करेंगे तब हित धन क्या करना है? एसी, ध्यान देना है। मूल शब्द पर ऐसे ही लिखना है। और इधर करेंगे परम धन, क्या करेंगे? ओज, और ओज में सिंगल मात्रा आती है, ध्यान देना है। और आप देखिएगा खेल खेल में वृद्धि संधि का सूत्र भी याद हो गया। अब हमने 3 संधियां अभी यहां सूत्र के रूप में पूरी कर ली है। पहला दीर्घ संधि, आपको याद आ रहा होगा, अ आ और पूरी, है ना, वो क्रम से याद आ रहा है ना? बिल्कुल ओके। ठीक है, गुण संधि कहां से शुरू हो रहा है? अ आ और फिर ई द्वितीय पद में, आपको याद आ रहा है। और तीसरी जो संधि हमने बात की थी वृद्धि संधि, इसमें तो कुछ नहीं जी, वो जो गुण संधि का पहला पद है वही वृद्धि संधि का पहला पद है। और फिर देखा हमने कि द्वितीय पद में क्या आएगा, तो गुण संधि का द्वितीय पद देखा, उसमें अंतिम स्वर कौन सा था? री। री से आगे बढ़ना है, ए अय ओ औ, फिर तो स्वर ही खत्म है। और वृद्धि की बात करते हैं तो हमने पीछे वाले जो 2 स्वर थे द्वितीय पद में उनको कहां ले कॉपी करके कहां पेस्ट कर दिया? परिणाम में, और अय और औ हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं मित्रों कि वृद्धि संधि हमने पूरी कर ली। अब आप देखिए अगला हमारा चौथा प्रकार है। देखिएगा मित्रों चौथा प्रकार संधि का, और वो बहुत अच्छी संधि है, यण संधि है। यण संधि, देखिए नाम भी अच्छा है और बहुत सरल भी है। यण संधि अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ना, देखिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे असमान स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का क्या होता है मित्रों? मेल होता है। ठीक है,
फिर आप देखेंगे परिणाम, परिणाम किस में आते हैं, तो आप देखिए परिणाम यण में आते हैं। इको यणची संस्कृत में सूत्र है और यण में परिणाम आते हैं। अब यण का अर्थ क्या है, तो आप देखिएगा, अगर याद रखने के लिए हम बात करते हैं तो य आदि में आते हैं, ऐसा याद रखना है केवल कि इस संधि में परिणाम किस में आते हैं, य आदि में। और ये य भी आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है मित्रों, ध्यान से देखिए, ये य तो यही है। अरे जब हमें मुखड़ा याद आ जाए तो अंतरा तो हम बोल ही देते हैं, इसलिए खास बात तो ये है कि बस मुखड़ा याद आ जाना चाहिए। तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि यण संधि में परिणामों की शुरुआत कहां से होती है, तो य आदि से शुरुआत होती है। अब आप देखिए य यण संधि में ही है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि यण संधि में प्रथम पद में क्या आता है, तो आप देखिए प्रथम पद में क्या आता है। मैं आपको फिर से वृद्धि संधि की ओर ले जाता हूं। देखिए वृद्धि संधि का प्रथम पद क्या था, अ और आ। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रथम पद के नीचे एक एरो लगा दीजिए, प्रथम पद के नीचे एक एरो लगा दीजिए, बस आपका काम आसान हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने एरो लगाया मित्रों, तो हम क्या करेंगे भाई, एरो लगाया तो उसका मतलब ये है कि अ और आ से आगे बढ़ना है। तो अ और आ से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ई, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा उ, फिर क्या आएगा उ, और फिर क्या आएगा री। अब आप देख सकते हैं कि हमने यण संधि का प्रथम पद तैयार कर लिया बिना कुछ किए हुए, बस केवल हमने एक तारतम्य बिठाया। किससे, वृद्धि संधि के प्रथम पद से हमें आगे बढ़ना है, तो ई उ और री आ गया, बस ये प्रथम पद हमारा तैयार हो गया। अब आप देखिए प्लस करना ही है हमको, और द्वितीय पद में हम क्या लिखें, तो ये तो और भी सरल है मित्रों। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए ये तो बहुत सरल है, आपको लिखना है असमान स्वर, बस इतना सा लिखना है, असमान स्वर, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। असमान स्वर का मतलब ये होता है कि इस ई और ई के बाद ई और ई स्वर नहीं आएंगे। क्यों, अगर ये आ जाते हैं तो दीर्घ संधि हो जाती, फिर यण संधि कैसे बनाते, क्योंकि ये तो दीर्घ संधि में होता है, ई के बाद ई आता है। इसलिए यहां असमान स्वर का मतलब हुआ कि ई और ई के बाद ई और ई नहीं आएंगे, बाकी 9 स्वर आ सकते हैं, क्योंकि टोटल 11 है, 2 स्वर रह गए, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, तो 9 स्वर आ सकते हैं। इसलिए हमने उसकी जगह पर लिखा असमान स्वर आते हैं। ठीक है मित्रों, तो तीनों पंक्तियों में हम ऐसा ही लिखने वाले हैं, असमान स्वर। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट इज कर ले, असमान स्वर। इधर भी देखिए क्या करेंगे, असमान स्वर। ठीक है मित्रों, ये लिख लिया असमान स्वर। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं, हम यहां परिणाम की बात करते हैं और परिणाम में हमको क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए परिणाम में हमें क्या करना है। असमान स्वर का मतलब आपको समझा देता हूं, है ना। ई और ई के बाद यहां अ आ सकता है, आ सकता है, लेकिन ई और ई नहीं आएगा, तो फिर क्या आ सकता है, उ आ सकता है, उ आ सकता है ना, री आ सकता है, फिर ए आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है, ओ आ सकता है, और क्या आ सकता है, औ आ सकता है। बस इसमें से कोई भी एक स्वर आएगा एक समय में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि परिणाम किस से शुरू हो रहे हैं, य से, ये तो पहले ही पता है। तो हम कहेंगे कि इसमें परिणाम किस में आते हैं, य से शुरू होते हैं, तो हम पहला परिणाम लिख रहे हैं क्या, य। य का अर्थ ये हुआ कि इधर ई है और इधर क्या है, अ, ऐसा मानकर चलते हैं, तो पहला परिणाम हमारा आया क्या, य। लेकिन द्वितीय पद में हमेशा अ आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अगर आ गया तो क्या करेंगे, अरे या आ गया, आ गया तो कोई बात नहीं, य में आ की मात्रा लगा देंगे, या। समझ गए मित्रों। अगर छोटा ऊ आ जाता तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, य में ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो आप देखिए छोटा ऊ आ रहा है तो हम छोटा यू बना देंगे। और इसी तरह से जैसे जैसे द्वितीय पद में स्वर आएंगे, य में उस स्वर की हम क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे, है ना। तो आप देखिए कुछ भी नहीं, यू, और अगर बड़ा ऊ आ जाए तो यू कर देते। और इसी तरह से जो जो स्वर आएंगे वैसे वैसे य में उस स्वर की मात्रा लग जाएगी। यही यण संधि का क्या होगा, परिणाम होगा। अब बात करते हैं कि प्रथम पद में ऊ और ऊ हो, द्वितीय पद में असमान स्वर हो, तो क्या करेंगे। मान लीजिए यहां अ आ गया, मान लीजिए ऊ और ऊ तो आएंगे नहीं, बाकी 9 स्वर आ जाएंगे। अगर अ आ गया
तो आप देखिए क्या करना है, प्रथम परिणाम हमारा कौन सा होने वाला है, व। ठीक है मित्रों, अगर यहां आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, व में आ की मात्रा वा, और इसी तरह से ई आ जाए छोटी तो वी, बड़ी ई आ जाए तो वी, और ऊ और ऊ तो आएंगे नहीं, फिर री आ जाए तो व के नीचे री से ऋषि की मात्रा, ए आ जाए तो वे, अय आ जाए तो वय। इस तरह से व में हमें उस स्वर की मात्रा लगा देनी है जो द्वितीय पद में आएगा। चलिए तो फिर बात करते हैं तीसरी, कि री से ऋषि हो और इधर असमान स्वर हो, तो पहला हमारा परिणाम होगा र, यानी इधर अगर अ है और प्रथम पद में री से ऋषि है तो परिणाम किस में आएगा, र में। और अगर यहां आ जाता है तो क्या करेंगे मित्रों, कुछ भी नहीं, रा कर देंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आप देखना परिणाम में हम याद क्या रखेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं परिणाम में आपको कुछ याद नहीं रखना है, एक तो य, व और र। मैं फिर कह रहा हूं, हम बहुत साहित्यिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं, आपको सूत्र बिल्कुल सरल तरीके से दिमाग में बैठ जाएं, ये दृष्टिकोण है, और मैं आपको स्वर संधि के 5 भेदों के सूत्र जो है वो समझा रहा हूं, तो कुछ भी नहीं करना है। मैं तो यहां पर आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसे ही इसको याद करता कि यण संधि में जो परिणाम है वो किस में आ रहे हैं, य व र। मेरे को तो याद करना है य व र। अब य किससे बनता है कोई पूछे तो ई से, ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है। व किससे बनता है तो हम कहेंगे ऊ से, और र किससे बनता है तो हम कहेंगे री से ऋषि से। ठीक है, और द्वितीय पद में असमान स्वर आएंगे, अ तो मान ही लिया हमने, है ना। तो मित्रों बस कुछ भी याद नहीं रखना, यण संधि में परिणाम किस में आते हैं, यवर में आते हैं, और यण संधि में परिणाम किससे शुरू होते हैं तो य आदि से शुरू होते हैं, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। प्रथम पद हमने वृद्धि संधि के आधार पर ही निर्मित कर दिया है, और द्वितीय पद में तो असमान स्वर लिखा है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये आप देख लीजिए, चौथा आपका जो प्रकार है स्वर संधि का, सूत्र आपको याद हो गया। चलिए अंतिम प्रकार की बात करते हैं। अंतिम प्रकार अपना देखिए, पांचवी हमारी संधि जो है वो है अयादि संधि। देखिएगा मित्रों, अयादि संधि, अयादि संधि। बहुत सारे मित्र यण और अयादि में कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जिन बच्चों को ये बात याद है उनको लगेगा कि बहुत सरल है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वो स्वर संधि पढ़ते हैं भेदों से तब तो वो सूत्र दिमाग में रहता है, लेकिन फिर वही बात है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं और हमारी स्मृति घटती जाती है, तो मैं तो स्थायी परमानेंट आपका ये सॉल्यूशन करना चाहता हूं कि स्वर संधि के 5 सूत्र आप कभी नहीं भूलें। बस उसी दृष्टिकोण से आज की क्लास आपके सामने है। देखिए अयादि संधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है कि असमान स्वरों का मेल होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का मेल। ठीक है मित्रों, दूसरी बात इसमें जो खास है वो है परिणाम अय आदि में आता है, परिणाम अय आदि में आता है। फिलहाल हम इसको समझने के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं, परिणाम किस में आता है, अय आदि में। ठीक है, अब आपसे एक आग्रह और करूंगा कि ये अय हम कहीं ढूंढने नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो देखो मैं यहीं पर एक सर्किल बना रहा हूं, गोला बना रहा हूं, अय हमें दिख रहा है। बस यण संधि में य दिखा और अयादि संधि में अय भी हमें दिख गया है, तो पहला परिणाम हमारा अय होता है, कुछ भी नहीं। अब प्रथम पद में क्या होगा देख लीजिए, प्रथम पद में इसके क्या होता है हम देख लेते हैं, फिर द्वितीय पद में भी क्या आता है वो भी देख लेते हैं, और फिर परिणाम किस में आते हैं वो भी हम देख लेते हैं, परिणाम। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए कि इसके प्रथम पद में क्या आएगा, तो फिर हम बैक जा रहे। आप देखिए हमें यहां एक एरो लगाना है, ये एरो बहुत काम की चीज है ना। बस ये एरो लगाते ही अब आप समझ गए कि हमें अयादि संधि के सूत्र में प्रथम पद की शुरुआत किससे करनी है, तो री से ऋषि से आगे बढ़ना है। और री से ऋषि से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है मित्रों बताइए, आप जानते हैं क्या आता है, ए आता है। हमने लिख लिया ए, लेकिन यहां पर लिखते समय केवल एक बदलाव करना है कि अब हम सिंगल सिंगल लिखेंगे, है ना। ए के बाद देखिएगा इधर ध्यान से कैसे लिखना, अय, फिर क्या करेंगे ओ, और फिर क्या करेंगे औ। ठीक है मित्रों, इस तरह से हमें बस हमने स्वर लिख लिए। अब क्या करना है, अब प्लस करना ही है,
ठीक है। द्वितीय पद में क्या आता है तो कुछ भी नहीं, आपको कोई यहां तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है। यण संधि के द्वितीय पद में जो लिखा हुआ था उसी को कॉपी करके यहां लिखना, और उसमें लिखा हुआ था असमान स्वर। क्या लिखा हुआ था? असमान स्वर। ठीक है मित्रों, इसी तरह से बस यही बात चारों में लिखनी है, हमने एज इट इज कर दिया। ठीक है, और अब बात आती है परिणाम की। तो पहला परिणाम आपसे कहा था कि किस में आता है? अय में। अब ये परिणाम जब स्वर रहित की स्थिति होती है तो अय ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसमें असम्मिलित करते हैं तो अय यह पूरा लिखेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए अब याद रखने के लिए देखिए, ए की मात्रा एक होती है तो पहला परिणाम क्या आया? अय। ठीक है, याद रखने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। इसकी मात्राएं कितनी होती है? 2 होती है अय की, तो हमने यहां एक मात्रा बढ़ा दी। तो आप देखिए अ की जगह क्या कर दिया? आ, एक मात्रा बढ़ा दी, और यह जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। देखिए दूसरा परिणाम हो गया। अब आप देखिए ओ की मात्रा, एक खड़ी लाइन और मात्रा, तो यहां याद रखना है अव आता है, हलंत लगा लिया, और जब स्वर सहित होता है तो वह पूरा आएगा। ठीक है मित्रों, और यहां देखिए 2 मात्राएं होती है। ठीक है, और जब 2 मात्राएं होती है तो यहां पर भी एक मात्रा बढ़ा दी, और क्या हो गया? आव। तो अयादि संधि में 4 परिणाम है, अय, आय, अव और आव। हो गया काम। देखिए पांचों संधि के सूत्र हमने बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए हैं, और आपको भी याद आ रहा होगा। नहीं तो आप देखिए फिर से मैं आपके सामने 2 मिनट में इसको रिवाइज करता हूं, और पक्का आपको याद हो जाएगा, और याद हो गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने जिस संधि की बात की थी वो कौन सी थी? देखिए सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम स्वर संधि के 5 भेदों के सूत्रों की बात कर रहे थे। पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के प्रथम पद में क्या आता है? अ, आ, ई, उ, री, री। द्वितीय पद सेम है, परिणाम किस में आएगा? कॉपी पेस्ट वाला मामला, आ, ई, उ और री दीर्घ स्वर है। वेरी गुड। देखिए दूसरी संधि हमारी कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि के प्रथम पद में क्या आता है? अ, आ, वही बात है, लेकिन द्वितीय पद में लिखेंगे अगले सारे स्वर जो हैं वो ई, उ, री, फिर तीर लगाया। तीर लगाने के बाद कौन सा स्वर आया? ए, फिर क्या आया? ओ, फिर क्या आया? अर, क्योंकि 2 मात्राएं इसमें चलती नहीं है। चलिए अगली संधि की बात करते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का पहला पद गुण संधि वाला ही होता है, और द्वितीय पद को हमें ध्यान में रखना है। तो गुण संधि के द्वितीय पद के नीचे एरो लगाया, तो री के बाद ए, अय, ओ, औ। परिणाम किसमें? अय और औ में, दीर्घ स्वरों में। ठीक है, वृद्धि स्वरों में कहने का मतलब। ठीक है, चलिए अगली संधि देखिएगा। अगली संधि हमारी यण संधि। यण संधि का प्रथम पद जो है वो क्या होता है? भाई वृद्धि संधि के प्रथम पद के नीचे एरो लगा दिया, तो ई, उ और री आगे बढ़े। द्वितीय पद में असमान स्वर। परिणाम किसमें? य, व, र। य किससे बना? ई से। व किससे बना? उ से। और र किससे बना? री से। बस अब देखिए अगली संधि। अगली संधि हमारी कौन सी है? अयादि संधि। प्रथम पद में क्या आएगा? तो यण संधि के प्रथम पद के नीचे एरो लगा दिया, क्या लिखा? ए, अय, ओ, औ। ठीक है, द्वितीय पद में क्या है? असमान स्वर। परिणाम किसमें? अय, आय, अव और आव। साथियों मैं यह आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि स्वर संधि के 5 सूत्र आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे। और अगर ये बैठ गए हैं तो आपके अपने इस चैनल को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी स्वर संधि के 5 सूत्र याद करने में कोई तकलीफ नहीं हो। भले वो कक्षा 4 में पढ़ते हो, 5 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो। तो बस आप अपने मधुरम हिंदी चैनल को YouTube पर लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।